मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे जो विषय दिया गया था वो 22 मार्च को मुझे आपके समक्ष आकर बातचीत करनी थी। विज्ञान के बारे में, विज्ञान में काशी विज्ञान की विधा में काशी का क्या योगदान है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का क्या योगदान है, यहाँ के लोगों का क्या योगदान है। लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मुझे आज भी आपके सामने कुछ बातचीत रखने का अवसर दिया गया है आयोजकों की ओर से। मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। बहुत सारी बातें आपको कही गई हैं। अभी जो हमारे पहले वक्ता थी वो कह रही थी टेंजिबल और इनटेंजिबल, दो तरह की बातों की उन्होंने चर्चा की। तो मैं कुछ चित्र दिखाऊंगा जो टेंजिबल होगा, जो बाजार में आप देख सकते हैं, बनारस की गलियों में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको चख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। और कुछ अमूर्त भी दिखाऊंगा जो यहाँ के निवासियों के रहन सहन में, उनकी संस्कृति में, उनके संस्कार में दिखता है, अनुभव किया जा सकता है, लोगों ने उसके बारे में लिखा है। तो जो हिंदी में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो काशी के बारे में, नाम के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, कैसी काशी है, जो पुराने पहले के विद्वान वक्ता कह गए हमारे से पहले, उन सबको मैं छोड़ दूंगा समय बचाने के लिए। मैं सीधे उस पर आऊँगा जो हमने, मेरे जो स्लाइड है उसमें अन्य लोगों ने, जो विदेशी हैं, उन्होंने काशी के बारे में आम दर्शक तो नहीं, घुमक्कड़ की तरह से आकर क्या जानने की कोशिश किया। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो जानना इसलिए आते हैं कि बनारस का ये में क्या खास है कि लोग दूर दूर से आते हैं। इतने हिंदू पूरे भारत से आते हैं, दूसरे देशों से भी आते हैं, यहाँ क्या देखने आते हैं और यहाँ की गलियों में घूमते हैं, यहाँ के जीवन में रचने बसने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के कुछ कथन तो अंग्रेजी में है, स्लाइड में जो मैं आपसे बाद में साझा करूंगा उसमें सब अंग्रेजी में है। उनका नाम मैंने नहीं उद्धृत किया है, लेकिन वो सब दूसरों के कथन है। उन्हीं बातों को मैं हिंदी में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, परिभाषा को छोड़ते हुए। आपको सब बताया गया पहले भी कि गंगा के इर्द गिर्द वाराणसी का जीवन सिमटा हुआ है। बिना गंगा के बनारस का कोई वजूद नहीं है। और यहाँ के लोग गंगा को आदर की दृष्टि से गंगा जी कह के बुलाते थे। इसलिए अंग्रेजों ने इसके वो जी और गंगा में अलग भेद नहीं कर पाए, तो उन्हें गैंजेज, उन्होंने इसकी स्पेलिंग कर दी। तो अंग्रेजी साहित्य में गैंजेज कहला जाते, जिसका जिक्र राणा जी कह रहे थे, राणा पीवी सिंह जी। तो गैंजेज कोई ऐसा बुरा शब्द नहीं है, हम भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी अंग्रेजी में जब लिखना होता है, लेकिन गंगा जी को ही अंग्रेजों ने गैंजेज कर दिया, जो विदेशी लेखकों ने अपने पुस्तकों में लिख रखा है। सुनाई देता होगा इन लोगों को? अच्छा। वाराणसी सकरी गलियों, उपगलियों, मंदिरों, मठों, नदी के घाटों और अन्य स्थानों के में लाखों रहस्य छिपे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति इन रहस्यों का केवल एक छोटा सा अंश ही स्पष्ट कर सकता है, समझ सकता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर अनेक नए प्रश्न और जिज्ञासाएं उत्पन्न कर देते हैं। फिर भी गहराई से जानने और अधिक से अधिक समझने की इच्छा बनी रहती है। केवल कुछ भाग्यशाली लोग ही इस नगर को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव इस शहर के कण-कण में विराजमान है, लेकिन केवल सच्चे साधक ही उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए बनारस के लोग उस कंकड़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सड़कों पर गड्ढे बना देते हैं कि शंकर जी कहाँ छुपे हुए हैं, और उस कंकड़ को ढूंढने में सड़कों को खराब कर देते हैं। वाराणसी भारत का सार प्रस्तुत करती है, एक लघु भारत है। भारतीय जीवन दर्शन, विशिष्ट भारतीय आस्था एवं अवधारणाएं और उनकी दुर्बोध सच्चाई यहाँ गहराई से समाई हुई है। आज की 21वीं शताब्दी में लघु भारत न करके हमें इसे लघु विश्व कहना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों के लोग भी यहाँ आ गए हैं। यह शहर एक रहस्यमयी जादुई ऊर्जा से भरा हुआ है, जो विदेशियों और भारतीय हिंदुओं और गैर हिंदुओं सभी को आकर्षित और मोहित कर देती है। अधिकांश लोगों को अनुभव होता है कि कोई आध्यात्मिक शक्ति यहाँ केंद्रित हो गई है, घनीभूत हो गई है। यह शक्ति काल, इतिहास, ज्ञान और मानवीय अनुभव के माध्यम से इस शहर की गलियों, सड़कों, भवनों की दीवारों, अव्यवस्थित इमारतों और गंगा के किनारे की घाटों पर घनीभूत होती रही है।
वाराणसी सदियों से भारत के कोने कोने से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते रहती रही है। इनमें से कई लोग यहाँ बस जाते हैं, जीने सीखने, मृत्यु को प्राप्त करने के लिए। वे भारतीय संस्कृति और आस्था के इस स्रोत के से जुड़कर इसकी रहस्यमयी ऊर्जा को आत्मसात करते हैं और उसमें अपना योगदान भी करते हैं। वाराणसी से बढ़कर कोई भी स्थान यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि धर्म केवल एक विश्वास ही नहीं बल्कि जीवन अवधारणा है, जो पूरी तरह से लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, रहस्यमय भी है और वास्तविक भी है। यही सनातन धर्म है। वाराणसी में कोई भव्य किले, शानदार महल या बारीकी से नक्काशी किए गए भव्य विशाल मंदिर नहीं है जैसा दक्षिण भारत में है और अन्य स्थानों पर है, लेकिन इस नगर के पास महान नदी जीवनदायिनी मां गंगा है और सबसे बढ़कर यहाँ के निवासी बनारसी लोग हैं। बनारस के लोग या बनारसी सनातन धर्म, जिसे आमतौर पर हिंदू धर्म कहा जाता है, कि प्राचीन परंपराओं को अपने अंतःस्थल में संजोए हुए हैं। वास्तव में सनातन धर्म अन्य धर्म की तरह एक विशिष्ट धर्म अथवा पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है। वाराणसी में हर व्यक्ति के विचार और कर्म सनातन धर्म से ही संचालित होते हैं। यही प्राचीन जीवन पद्धति विश्व भर के विदेशियों को यहाँ आकर्षित करती है। आधुनिक नगरों की तरह वाराणसी योजनाबद्ध नहीं है। यह एक संकरे, भीड़ भाड़ वाली, धूल भरी, अस्त व्यस्त एवं मध्ययुगीन नगर है, जो आज भी उन नैतिक मूल्यों एवं आचार संहिता सनातन धर्म का पालन करता है, जो हजारों वर्षों से अपरिवर्तित बनी हुई है। अन्य धर्म की तरह इसे बलपूर्वक स्थापित या बनाया नहीं गया है। यहाँ गरीब और अमीर, जानवर, पशु पक्षी, इंसान सभी साथ साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। मैं चित्र भी दिखाऊंगा इसको स्पष्ट करने के लिए। यह नगर आकर्षण और विरोधाभासों से परिपूर्ण है। जो इसे गहराई से महत्व महसूस कर सके, वही अपने जीवन को इनसे समृद्ध कर सकता है। इसकी संकरी गलियों में टहलते हुए हर दिन नई खोजें होती हैं, नए अनुभव होते हैं और कई संवेदनाएं जन्म लेती हैं। इस नगर की हर चीज में कोई जादुई आभा प्रस्फुटित होती है। वाराणसी अद्वितीय है। भारत का ऐसा कोई अन्य नगर नहीं है जो इसका इतना भारतीय हो। यह विरोधाभासी शहर है, एक रहस्य भी है और एक वास्तविकता भी है। तो ये इसीलिए जो बनारस में लोग आते हैं वो यहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, भले ही खाने पीने को न कुछ मिले। चना चबेना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कबो न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। और शंकराचार्य जब आ गए थे यहाँ 1200 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि असारे खल संसारे सार में चतुष्टयम काश्यम वास सताम संघ गंगा व शिव पूजनम। तो आप लोग, अन्य लोगों की तो बात नहीं है, लेकिन मुझे काशी में निवास करने का जन्म तो यहाँ नहीं दिया नहीं मैंने, लेकिन यहाँ 1954 से निवास करने का जो मुझे लाभ मिला है, विद्वान लोगों के बीच रहने का, उनकी संगत का लाभ उठाने का, उनसे कुछ सीखने का, जानने का, उसका लाभ मुझे प्रत्यक्ष मिला है। और इस जो कार्यशाला चल रही है, 15 दिवसीय कार्यशाला, इसमें विभिन्न पक्षों पर लोग बातचीत करेंगे। मैं उनमें से कुछ पक्षों पर आपके सामने आज बातचीत करूंगा, अपनी जानकारी साझा करूंगा। कुछ पक्षों पर 22 मार्च को। साहित्य पर पहले आता हूं। कुछ बिंदु छूट गए थे जिसका जिक्र मैं कर देना चाहूंगा। कवियों का जिक्र किया था जो साहित्य के बारे में बातचीत करने आए थे। भोजपुरी के कवि, कुछ और कवि छोड़ दिए थे, लोग कवि भी यहाँ से हुए उनको छोड़ दिए थे, जैसे हरिराम द्विवेदी, चंद्रशेखर मिश्र, शांति प्रिय द्विवेदी, इनका नाम वो लोग भूल गए थे, इनका भी जिक्र होना चाहिए। पता नहीं उस पूरा पहले हिंदी साहित्य में कोई महिला लेखिका या लेखक या कवि यहाँ से निकली है कि नहीं निकली, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसका उल्लेख साहित्य की चर्चा में नहीं किया गया। मंदिर, मठ, धर्माचार्य वगैरह वगैरह की काफी चर्चा की गई। तो अभी मैं इसके बाद आऊंगा, जो चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मूल मेरा पीपीटी पर आधारित व्याख्यान है, क्योंकि ज्ञान सब आजकल हम लोगों के यहाँ नहीं रहता है, यहीं रहता है, पेन ड्राइव में रहता है। इसीलिए
जो धर्माचार्य लोग आते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं किसी देवता की, तब अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। तो हम लोगों को आज 21वीं सदी में इसी की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कब इसके बीच और प्रोजेक्टर के बीच तालमेल खत्म हो जाए इसकी जानकारी ना हमें है ना आयोजकों को है, क्योंकि ये सुविधा भी है और असुविधा भी है। दर्द सिर के वास्ते चंदन लगाना है मुफीद, पर उसको घिसना फिर लगाना ये भी दर्द सिर ही तो है। तो ये बुन भी है और एक हेडेक भी है। बस आगे जाना है, हमको पीछे नहीं। जो चित्र मैंने संकलित किए हैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में, वो भारत सरकार का जो पर्यटन विभाग है, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग है, उससे लिया है। और काशी पर बहुत सारे लेखकों ने पुस्तकें लिख रखी हैं, कुछ उदाहरण उसमें से थे जिसका हिंदी अनुवाद मैंने आपके सामने पहले प्रस्तुत किया। वो सारे के सारे उदाहरण अंग्रेजी पुस्तकें हैं जो उपलब्ध हैं पुस्तकालयों में, बाजार में, काशी के बारे में, उनसे लिया था मैंने। और चित्र जो हैं ऐसे ही स्रोतों से लिया गया है। काशी के बारे में चित्रमय पुस्तकें भी बहुत उपलब्ध हैं, चित्र अच्छे अच्छे हैं और थोड़ी थोड़ी जानकारी फुटनोट के रूप में उसके उन चित्रों के नीचे दी गई है। उन्हीं से आधारित ये मैंने, ये किधर से खिसकेगा भाई? काश्यते इति काशी, इस पर चर्चा हुई थी, मैं इस विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये स्रोत तो मुझे नहीं मिला। काश्याम ही काश्यते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विद्या येन तेन तेन प्राप्ता ही काशिका। काशी क्षेत्र में ब्रह्म या काशी प्रकाशमान है, वह या ब्रह्म काशी सबको प्रकाशित करता है। उस काशी या ब्रह्म को, ब्रह्म का ज्ञान जिसे हो जाता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे मुक्ति मिल जाती है। ये काशी का महत्व है। ये सब नाम आपको पता है जिनके बारे में चर्चा हुई थी, इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, धार्मिक राजधानी है, बुद्ध भी यहाँ आए थे वगैरह वगैरह। इन सब बातों को मैं छोड़ दूंगा। कबीर तुलसी पर भी चर्चा हो चुकी है, इसके बारे में भी मैं बात नहीं करूंगा। ये अत्यंत धार्मिक स्थान है जहां तीर्थयात्री पूरे भारत से आते हैं, दूसरे देशों से भी आते हैं। ये जो आंकड़े हैं पुराने आंकड़े हैं, जब मैंने स्लाइड बनाया था तब आबादी उस तरह की थी, अब बढ़ गया होगा, लेकिन लगभग 60,000 लोग या उससे ऊपर 1 लाख के लगभग लोग गंगा में स्नान करते हैं, यहाँ अपने घाटों पर स्नान करते हैं। ये आंकड़ा बदल गया होगा। 75 स्क्वायर किलोमीटर आबादी इसका क्षेत्रफल था, अब वो क्षेत्रफल भी बढ़ गया होगा क्योंकि विस्तार हो गया, बहुत सारे गांव काशी के अंदर आ गए हैं। और ये 1.2 मिलियन 12 लाख जानवर भी यहाँ रहते हैं, और आदमी रहते हैं, जानवर भी यहाँ रहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था। इस नक्शा है, कल्चरल हेरिटेज है वगैरह वगैरह। गंगा से संबंधित कुछ उदाहरण है, इसको मैं फिर अटक जा रहा भाई। गंगा को मैं वो कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्योंकि गंगा प्रदूषण से भी इसमें कुछ उदाहरण है, उसको मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। जो वाराणसी के बारे में है उसके बारे में बात करूंगा। 19वीं सदी की वाराणसी बगीचों से भरा हुआ था और यहाँ हरियाली बहुत ज्यादा थी, बहुत बड़े बड़े तालाब थे जो अभी बहुत सारे पट गए हैं। फ्लश टॉयलेट यहाँ नहीं था, केवल बरसाती पानी गंगा में बहता था और 5
खुले नाले थे जिनसे वो बह के जाता था। 75 दिन ही तक पूरे साल में बहता था। और उसमें से एक जो शाही ड्रेन नाला, बड़ा नाला है, उसको मुसलमानों ने, मुगलों ने बनवाया था यहाँ। खिसकने में दिक्कत हो रही है। ये आपका कर्सर काम, हाँ, ये जेम्स प्रिंसेप का बनाया हुआ मैप है। ऊपर देख सकते हैं वरुणा का हिस्सा है ऊपर में, और नीचे 80 है यहाँ पर। बीच में तालाबों की श्रृंखला है। कुछ तालाब अभी आज भी हैं, कुछ बहुत सारे तालाब पट गए हैं, उसमें मकान बन गए हैं। लेकिन जो बरसाती पानी इकट्ठा होता था नगर के क्षेत्र में, इनमें इकट्ठा होता था, जमीन के नीचे जाता था, भूगर्भीय जल स्रोत को ऊंचा करता था और गंगा में बह के निकल जाता था। अब इसमें से अधिकांश में से साफ पानी की जगह, बरसाती पानी की जगह गंदा पानी जो नगर से निकलता है विभिन्न कॉलोनियों से, वो जाता है। गंगा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए या पब्लिक हाइजीन सिस्टम जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने बनाया, तो उसके कुछ जानकारी है। इसमें एक चित्र दिखाना चाहूंगा, इसलिए मैंने ये जानकारी यहाँ डाल रखी है। 1790 में पब्लिक टॉयलेट फॉर तीर्थयात्रियों के लिए दशाश्वमेध घाट पर बना। 1860 में दशाश्वमेध घाट पर ड्रेनेज लगाया गया। 1866 में बनारस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड की स्थापना हुई। 1892 में मेन सीवर सिस्टम डाला गया, जिसका व्यास राजघाट से 80 के पास 75.75 मीटर और राजघाट के पास 2.4 मीटर था। फ्लश टॉयलेट 1912 में आए और इसी से गंगा का प्रदूषण प्रारंभ हुआ। ये देखिए एक चित्र है, बदैनी में जो पानी गंगा का निकाल कर नगरवासियों को दिया जाता है, ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ 1892 का गवर्नर ऑकलैंड ने बनवाया था। और ये गैथिक शैली का भवन है और ये हेरिटेज में आना चाहिए, क्योंकि इसका 1892 से लेकर आज तक देख सकते हैं कि 100 वर्ष से ऊपर हो गया है। राजघाट का पुल का जो पिलर हैं वो भी उसी लगभग उसी समय के बने हुए हैं, वो भी इन्हीं ईंटों से बने हुए हैं, जो आज भी पुल और गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बगल में दूसरा बन रहा है। ये दृश्य है आज का प्रदूषित गंगा। जब गंगा प्रदूषण पर रोकथाम का प्रयास हुआ था तब ये बोर्ड हर जगह लगाए गए थे। वाराणसी में राजीव गांधी ने उसका उद्घाटन किया था उस समय। घाटों का एक दृश्य, सुबह बनारस, किसी घाट से 80 घाट से खासतौर से आप देखेंगे जो खुला है, उसके बाद अब तो विस्तार हो गया। जब चित्र लिया गया था तो 80 के बाद विस्तार नहीं था। तो ये चित्र है सूर्योदय का। राण साढ़ सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। और कोई एग्जिस्टेंस, साहित्य की बात मैंने की थी। देखिए सांड भी सीढ़ी पर है, सन्यासी भी सीढ़ी पर बैठे हुए हैं, जा रहे हैं स्नान करने के लिए। दूसरा दृश्य है, गाय है, मोटरसाइकिल है, लोग ऊपर बैठे हुए हैं, चाय भोजन कर रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं। गंगा में नदियां, घाट का सीन, दूसरे घाट का सीन। ये जो वाराणसी के लोग हैं उसको पहचानते होंगे, ये दरभंगा नरेश का दशाश्वमेध के पहले घाट है, जब होटल शायद बन गया है ये। और ये अब जो इसमें मीनार जैसा जो दिख रहा है उसमें लिफ्ट थी, आदमी उसको चलाते थे, बिजली से लिफ्ट नहीं चलती थी। राज परिवार की औरतें नहाने के लिए उस लिफ्ट से नीचे उतरती थी और गंगा में नहाकर उसी लिफ्ट से ऊपर चली जाती थी। ये झुका हुआ मंदिर मणिकर्णिका के पास है। इसकी नक्काशी बहुत अच्छी है और मैंने जब से देखा तब से झुका ही हुआ है। पता नहीं इसको सीधा करने में क्या मुश्किल है, क्योंकि अब तो बड़ी बड़ी इमारतें भी उठाकर जड़ से दूसरे स्थान पर डाल दी जा सकती हैं। तो इसे भी सीधा करने का प्रयास भारत सरकार को करना चाहिए। प्रयाग घाट, नदी पर आनंद लेते हुए लोग। मणिकर्णिका घाट, एक शव को जलाने का दृश्य। पंडा पुजारी जो बैठे रहते हैं और उनके बांस के बने हुए छाते, ये प्रदूषण को रोकने का भी काम करते थे। अब इनको न तो समाज का समर्थन है, न सरकार का समर्थन है, नहीं तो ये साबुन लगाकर नहाने नहीं देते थे,
कपड़ा गंगा के पानी में निचोड़ने नहीं देते, इतनी सामर्थ्य, इनकी शक्ति, इतनी सामर्थ्य थी उन समय जब समाज इनके साथ खड़ा था और सरकार भी इनके साथ खड़ी थी। अब इन्हें कोई महत्व नहीं देता है, किसी तरह अपना जीवन याचन कर रहे हैं। ये धार्मिक कृत्य जो होते हैं उसका कुछ दृश्य है। किसी मेले, किसी मकर संक्रांति जैसे या होली जैसे अवसर पर लोग स्नान करते हुए, दूसरा अवसर सन्यासी लोग स्नान करते हुए और सूर्य को अर्घ देते हुए। मंदिरों की कुछ जानकारी, बातें बहुत हो गई, मैं केवल चित्र दिखाऊंगा। अब इसमें परिवर्तन हो गया, जब मैंने चित्र निकाला था तब ये इस तरह का दिखता था। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है बीएचयू कैंपस के अंदर, उसका चित्र है। दुर्गा टेम्पल का चित्र है। इसके पानी को साफ करने का, कुंड के पानी को साफ करने का प्रयास अब सरकार कर रही है। तुलसी मानस मंदिर उसके बगल में ही बना हुआ, जब बना था उस समय का चित्र है, अब थोड़ा दूसरे स्वरूप में आ गया है, कमर्शियल ज्यादा हो गया है और उसका रख रखाव भी थोड़ा खराब हो गया है। भारत माता का मंदिर, इसका जिक्र राणा पीवी सिंह जी कर रहे थे। रिलीफ मैप है ये, और इसमें जो पर्वत बने हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, उनकी जो ऊंचाइयां हैं संगमरमर के बने इस चित्र में, वो वही हैं जो वास्तविक ऊंचाइयां हैं इन पहाड़ियों की, इन चोटियों की। पुराना नगर है विद्या का। पहले गुरु शिष्य परंपरा से यहाँ पढ़ाई होती थी। उसके बाद बड़े बड़े कॉलेज खुले, बड़े बड़े संस्थान खुले। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जिसका पहले नाम काशी विद्यापीठ केवल था, बाद में महात्मा गांधी जोड़ा गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, उसका नाम पहले वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हायर तिब्बतन स्टडीज, ये सारनाथ में है। और एक मुसलमानों का भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, जामे सल्फिया, उनके चित्र हैं ये। बीएचयू का मेन गेट, बीएचयू का मैप, और केंद्र में मंदिर है। और इस मैप के आधार पर थोड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। मंदिर के बाईं तरफ, जब मंदिर की ओर सेंट्रल ऑफिस की ओर मुंह करके खड़े होंगे आप, तो उसकी बाईं तरफ मानविकी के विभाग हैं, विज्ञान के विभाग हैं, ज्ञान वाले विभाग हैं। और दाईं तरफ एग्रीकल्चर से शुरू करके सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी के विभाग, आईआईटी का हिस्सा हो गया, आईटी के विभाग हैं। तो जो ज्ञान की शिक्षा, ज्ञान का शिक्षा और ज्ञान की पढ़ाई बाईं तरफ वाले विभागों में होती थी। और बाकी सब विभागों में कर्म से जो कार्य किया जाए ज्ञान के आधार पर, उसकी पढ़ाई होती थी, कृषि से लेकर इंजीनियरिंग की, फार्मेसी की, वगैरह वगैरह। इसलिए योगा कर्मसु कौशलम, जो हम लोगों का आईटी का जो एम्ब्लेम है, उसके नीचे अगर मेरे ख्याल से अभी भी लिखा होगा। संस्कृत यूनिवर्सिटी का चित्र है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हायर तिब्बतन स्टडीज का चित्र है। ये जो मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके मेन गेट का चित्र है। उसमें क्या पढ़ाते हैं मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे जानकारी नहीं मिल पाई। उसमें जो उसके प्रमुख हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाई जब मैंने ये चित्र निकाला था और कुछ जानना चाहता जानने के बारे में। दूसरा दृश्य देखिए, आर्ट, सेलिब्रेशन, कल्चर, फेस्टिवल एंड माउथ वाटरिंग कुजीन। तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के खाने की चीजें आपको बनारस में दिखेंगी सड़कों पर, गलियों में। बनारस की अपनी एक विशेष भाषा भी है, काशिका जिसको बोलते हैं, जो बनारसी लोग बोलते हैं गुरु, मालिक, राजा, निछद्दम, अड़ी, बहरी अलंग, साफा पानी, निपटान। अब निछद्दम का जरा संस्कृत के लोग बैठे हैं, या निछद्दम कहाँ से आया? निशब्दम, बनारस का उस गंगा के उस पार का हिस्सा जहाँ सन्यासी लोग जाकर स्नान करने के बाद संध्या वादन करते थे, नित्य क्रिया करने के पश्चात बिना डिस्टर्ब हुए, इसलिए उसको निशद्दम नाम दिया गया। निशद्दम से फिर निछद्दम बन गया। और ये राजा, मालिक, गुरु, इसको प्रोनाउंस करने के बड़े बड़े तरीके हैं। किस तरह से बनारसी लोग उसका उच्चारण करते हैं वो बता देता है कि वो व्यंग कर रहा है, आदर दे रहा है, या मजाक, ये प्यार से कोई बात कह रहा है।
मिठाइयों के कुछ दृश्य, दक्षिण भारतीय खान पान, बनारसी पान, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो आपको पान, यहाँ पान खाया नहीं जाता है, यहाँ पान भुलाया जाता है। अब स्थिति बदल गई है, अब उसके साथ साथ गुटखा भी लोग खाने लग गए हैं। लेकिन पहले दो तरह के पान मिलते थे, एक तो मीठा पान जो कम लोग खाते थे, एक सुरती वाला पान और एक सादा पान। सादा पान ज्यादा लोग खाते थे, सुरती वाला और मीठा पान कम लोग खाते थे। देखिए पान बेचने का तरीका, जो व्यक्ति पान बना कर दे रहा है वो थोड़ा ऐसे ऐसे हिलता रहता था। मुझे लगता है कि वो एक्सरसाइज करता रहता है, जिसकी कमर में देर तक बैठने से परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। बनारसी भोजन, जलेबी कैसे बनती है और कचौड़ी कैसे बनती है। और जलेबी में कुछ अमेरिकी मित्र हमारे यहाँ आए थे शंकर मोचन फाउंडेशन में, तो वो जलेबी का उनको देख के ये और छोर नहीं पता चलता था, तो इसका नाम दिया था उन्होंने, दैट स्वीट लिटिल थिंग विच नेवर एंड्स, गोल 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 है चक्कर वाला, ये नाम उन्होंने दिया था। लेकिन वास्तव में जलेबी हमारे देश की मिठाई नहीं है, ये अरब से आई है, वहीं से हमारे देश में भी आई है। और मुस्लिम शासक जो हमारे आए थे उन्होंने इसे हिंदुस्तान में भी प्रचारित किया। कचौड़ी बन रही है, कचौड़ी, जलेबी और सब्जी, ये यहाँ प्रमुख नाश्ता है। दूध, ये शाम के समय होता है, सवेरे नहीं मिलेगा आपको दूध। और मलाई और रबड़ी, शाम के समय दूध घोटा जाता है। जो ये घोट रहा है व्यक्ति, फिर उसको उसकी लंबाई या उसमें स्वाद मिलाया जाता है, लंबाई बढ़ाकर। लंबाई बढ़ाने का मतलब स्वाद खाली चीनी मिलाने से या कुछ पिस्ता वगैरह मिलाने से नहीं बनता है। जो लंबाई बढ़ाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और पोटेंशियल एनर्जी निकलती है जब वो छोटा हो जाता है उसका दायरा, तो उस एनर्जी से भी कुछ स्वाद बदल जाता होगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये वैज्ञानिक सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं। मिठाई से सजी दुकानें, तरह तरह की मिठाइयां आपको मिलेंगी। कलकत्ता को छोड़कर छेने से बनी मिठाइयां, दूध से बनी मिठाइयां सबसे ज्यादा बनारस में ही मिलती हैं। और उसका एक दृश्य है, लंगड़ा आम अब कम हो गया है, और स्वाद और गंध से अच्छे खासे बनारसी लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। भंग घोटते हुए साधु जी, और ये यहाँ कम से कम एक बार तो छोटी बूटी जरूर चखनी चाहिए। गंग भंग दो बहन है, रहत सदा शिव संग, जिंदा तारन भंग है, मुर्दा तारन गंग। ये बनारसी लोग मानते हैं। ठंडई का देने का, जो मंदिर के आसपास दुकानें हैं, बनारसी पान की दुकानें हैं, वो कैसे सजती हैं, कौन कौन सी सामग्री उनमें बिकती है। फूल माला की दुकान, पूजन सामग्री, नक्काशी, जिस पर प्रोफेसर मिश्रा जी ज्यादा बात करेंगे, कला और उससे इस तरह की बनी वस्तुएं, चाहे वो हाथी दांत पर नक्काशी हो, चाहे लकड़ी पर हो, या कोई गहना बनाने की कला हो, वो यहाँ बहुत दिन से प्रचलित है, बहुत वर्षों से प्रचलित है। और अच्छे कारीगर यहाँ है, बनारसी साड़ी के कारीगर हैं। देखिए लकड़ी के बने खिलौने, उसका एक दृश्य है। शिव पार्वती की प्रतिमाएं लकड़ी पे बनाई हुई हैं। बनारसी साड़ी पर कढ़ाई करता हुआ हैंडलूम कर्मी, करघा पर साड़ी बुनता हुआ कर्मी, नक्काशी की हुई बनारसी साड़ी। जो बाहर से अगर इसमें आप आए होंगे तो जेब को हल्का करने, खत्म होने वाले जेब को हल्का करने की कोशिश करिए। देखिए पहनने के बाद कैसा सुंदर व्यक्ति दिखता है, आपकी पत्नी या आपके घर का व्यक्ति कैसा दिखेगा। गहना, पूजन सामग्री, कजरी चैती पर तो बात संगीत की हो चुकी है, होगी। आएंगे हमारे सहपाठी राजेश्वर आचार्य जी, वो करेंगे। उन लोगों के कुछ दृश्य हैं, चित्र हैं। देव दीपावली, लक्ष्मी मेला यहाँ होता है, उस तरह के कुछ दृश्य हैं। लक्ष्मी पूजा का ये है लक्ष्मी मेला, जहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। रावण जलाने का दृश्य है, रामनगर की लीला का दृश्य, मैंने ये शायद रामनगर की लीला का दृश्य है। लक्ष्मी मेला, सिंगल मूवमेंट गैदर्ड यानी सिंगल मूवमेंट इन बनारस, इसी को लक्ष्मी मेला बोलते हैं। विदेशी भी यहाँ आके घाटों में बैठ के आनंद उठाते हैं। अखाड़े यहाँ हैं जहाँ कुश्ती, भारतीय कुश्ती पद्धति और बॉडी बिल्डिंग की शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है।
प्राचीन सिटी के बारे में ज़्यादा बात हो चुकी है, उस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैन्युस्क्रिप्ट है, मंदिर है, रामनगर का किला है। थैंक यू।